नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चल रहा था उसे फिलहाल के लिए स्टे किया था, किंतु आज उसे 2 हफ्ते के लिए और टाल दिया है। माने 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका पर पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार भी कर दिया। कोर्ट में सरकार, बचाव पक्ष, याचिकाकर्ता सबकी ओर से दलीलें दी गई और कहीं ना कहीं ये कहा गया कि सरकार कहती है कि ये अतिक्रमण विरोधी अभियान है, ये तो हम चलाते रहते हैं, हमने चलाया। लेकिन याचिकाकर्ता कहते हैं कि ये टारगेटेड अतिक्रमण अभियान है, जहां पर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है, गरीबों पर हमला बोला गया है। बल्कि सच बात तो यह है कि वर्ग विशेष का खुल करके नाम लिया गया, मुसलमानों के लिए कहा गया कि उन पर हमला है, ये संविधान पर हमला है, ये जो इल्लीगल है, क्योंकि जो प्रावधान दिए गए हैं उनका कहीं पालन नहीं हुआ है। जहांगीरपुरी अब इन दिनों राजनीति का पर्यटन स्थल बन गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस के लोग, उनके मेंबर्स, उनके प्रतिनिधि, उनके पदाधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 2 हफ्ते बाद आएगा या उसके बाद आएगा, क्योंकि अभी तो केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को और म्युनिसिपल बोर्ड को जवाब तलब किया गया है और कहा गया कि हलफनामा प्रस्तुत करें, उसके बाद सुनवाई होगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, क्या इनक्रोचमेंट अभियान के नाम पर किसी भी घटना का रिएक्शन है? क्या बदले की भावना है? क्या इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा जी, जो शासकीय मामलों को भी देखते हैं और उनकी अधिनियम में बड़ी पैनी दृष्टि है। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं और कौशल जी जरा ये बताइए कि आपने ये जो पूरा जहांगीरपुरी की घटना को देखा है, वहां पर जो है राम नवमी पर शोभा यात्रा निकलती है, फिर उसमें पथराव हो जाता है, फिर हिंसा होती है, वहां पर धरपकड़ होती है, पकड़े जाते हैं और फिर बुलडोजर चल जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जहांगीरपुरी में जो हनुमान यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसकी विवेचना जारी है। लेकिन उसके बाद ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है ये पूरी तरह से अवैधानिक है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343 में साफ साफ कहा गया है, किसी व्यक्ति को उसके अध्यासन से वंचित करने के पूर्व उसे नोटिस दी जाएगी और गुणदोष के आधार पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उसे अवसर दिया जाएगा। यदि हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। हमारे देश में प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है। उसका मतलब यह है, किसी के खिलाफ भी कोई आदेश करने के पहले उस व्यक्ति को आरोप की जानकारी दी जाएगी और उस आरोप के विरोध में उसको अपनी बात करने का अवसर दिया जाएगा। जब तक ये नहीं किया जाता, जब तक जो कुछ भी किया जा रहा है वो इलीगल है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं और मैं विद्यार्थी होने के नाते मैं दावे से कह सकता हूं कि आजाद भारत में इस तरह की कार्रवाइयों को हर अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन
ये भी तो हो सकता है कि जो आपने कहा है कि एक्ट में ये प्रावधान है कि नोटिस दिया, तो हो सकता है वो अपने लिखा पढ़ित में नोटिस दे दिए होंगे, सूचना दे दी होगी, या ये कह दिया होगा कि हमने माइक से अनाउंसमेंट कर दिया था कि कल यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, आप हटा दिए, माने उन्होंने अपनी कोई लीगलिटी तैयार कर ली होगी। ये भी तो संभव। फाइल पे कुछ भी कर लीजिए जी, जब तक नोटिस आप किसी को दे रहे हैं, यदि उसकी पावती है डुप्लीकेट कॉपी पर, अगर उससे हस्ताक्षर नहीं बने हैं या उसके घर के बाहर अगर नोटिस चस्पा की गई है तो उसका फोटो भी चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं की गई हैं जो सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है, तो ये कह देना कि हमने नोटिस दे दी, हमने घोषणा कर दी, ये जो सार्वजनिक घोषणाएं होती हैं वो इससे लागू। देखिए, हम भारत में रहते हैं, हमारा कल्याणकारी स्टेट है, हम पुलिस स्टेट नहीं है। और आजादी के बाद हम लोगों ने कई पुलिस आयोग बनाए कि हम किसी तरीके से पुलिस को पब्लिक ओरिएंटेड सेवा प्रदाता संस्थान बना सके, लेकिन हम नहीं बना पा रहे। बात दूसरी है, पुलिस को मनमानी करने की छूट देना ये बहुत गलत हो रहा है। अब लेकिन अब जो सरकार आती है, बात कोई भाजपा कांग्रेस सपा या जो भी सरकारें आती हैं, ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि सरकार में आने के बाद राजनीतिक पार्टियों का चरित्र पुलिस समर्थक हो जाता है, उनकी कार्रवाई को समर्थन करने की आदत बन जाती है। ये इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए और वो अंकुश जनता लगा सकती है। दुर्भाग्य यह है आजकल कि जनता, सड़कें खामोश हो गई हैं और जनता कुछ बोल नहीं रही, आंदोलन नहीं हो रहे हैं, सब लोग एक अजीब सुप्त अवस्था में है और ये सड़क का सन्नाटा ये संसद को आवारा बना देता है। इस पर जो आम लोग हैं और खासकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, जाने कि भाजपा नहीं, भाजपा कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को, सभी लोगों को मिल करके जनता के बीच में एक संविधान के प्रति जागरूकता करनी चाहिए। देखिए, अपने देश में एक चीज समझिए आप, अपने देश में साक्षरता तो की कमी है, ये संवैधानिक विषयों के प्रति साक्षरता का पूर्ण अभाव है। जो सांसद विधायक जैसे लोग भी हैं, उनको भी ये नहीं पता कि उनके क्या संवैधानिक अधिकार हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। उस कारण दरोगाजी मनमानी कर जाते हैं। धारा 41 सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट हुई है, उसमें कहा गया है कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन दरोगाजी कर लेते हैं। अच्छा, जो संबंधित मजिस्ट्रेट है वो भी दरोगाजी के साथ चल जाता है, वो भी वहां सोचता छोड़ो, हटाओ, खत्म करो। ये जो प्रवृत्ति है ना कि किसी भी स्तर पर, ये पुलिस के स्तर पर, प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो तत्काल कार्रवाई न्यायपालिका को करनी चाहिए। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये नहीं कह सकते कि सरकार ने कर दिया तो हो गया। भाई, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप न्यायिक अधिकारी हैं, न्यायिक पत्र बैठे हुए हैं, आपको भी इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन कौशल जी, ये बताइए कि इंक्रोचमेंट विरोधी अभियान चले, इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं है, सड़कें खाली हो और आपने कहा कि इनको नोटिस दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि टारगेटेड, माने वहां हिंसा हुई, अब ये हुआ कि जो उपद्रवी है इनके मकान तोड़ दो, अवैध है इसलिए इनको तोड़ दो, ये जो टारगेटेड कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष पर हमला बोला जा रहा है, क्या इसे उचित आप मानते हैं, या जो एनक्रोचमेंट जो अभियान है उसके तहत ये कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अतिक्रमण हटाने का कहीं कोई विरोध नहीं करता, अतिक्रमण हटना चाहिए। अपने कानपुर आप याद कीजिए, शिवका जायसवाल जब मेयर थे, बिल्कुल पूरे शहर में हटाया गया। बिल्कुल आम जनता ने, मैं समझता हूं उस समय भाजपा विपक्ष में थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी प्रदेश में, भाजपा के नेताओं ने भी उसका विरोध नहीं किया। दोस्तों में अतिक्रमण हटाए गए, लोगों का पुनर्वास हुआ। आज बहुत से जो मार्केट बढ़िया बन गया है वो उसी अतिक्रमण हटाने का प्रतिफल है। वो सवाल ये है कि सरकार जब कोई काम करती है तो उसकी वो निष्पक्ष है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। हमारा जो अवधारणा है, भारत के न्याय की अवधारणा है, उसमें निष्पक्षता, न्याय, ये सब कुछ दिखना भी चाहिए। दुर्भाग्य है कि जो आजकल हो रहा है उसमें निष्पक्षता दिख नहीं रही है, और जब निष्पक्षता नहीं दिखती तो तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं, तरह तरह के विवाद बढ़ते हैं, और
बात का पतंगा बन जाता है। इन चीजों को जब तुझे देखिए जो भी घटना हो रही है, मैं तो ये मानता हूं ये इंटेलिजेंस फेलोर है। पुलिस को पता होना चाहिए कि कहां कैसे क्या किया जाता है। एक पूरी प्रक्रिया है, कोई जुलूस निकलेगा, क्या करेंगे, क्या कितनी भीड़ आएगी, इसका आकलन किया जाता है। वो भीड़ आएगी तो उसमें कितने पुलिस की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से पॉइंट हैं जहां झगड़े हो सकते हैं, इस तरह की बहुत सी बातें जब ये होता है किया जाता है। हमें लग रहा है इस समय के जो पुलिस अधिकारी हैं ये इन सब जो पूरी प्रक्रिया बनाई गई है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या ये किसी के दबाव में, या ये सब भी अपना जो चल रहा है चलने तो उस में चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पुलिस अधिकारियों को, देखिए जो शासन है, सरकार अलग है, शासन अलग है। शासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन संवैधानिक तरीके से, प्रक्रियागत तरीके से करना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई पक्षपात और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखनी ही चाहिए। अगर नहीं दिखेगी तो निश्चित रूप से जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को बल मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर आता है, क्या आज माफियाओं से मुकाबला करने के लिए, पेशेवर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए, पत्थरबाजों से मुकाबला करने के लिए, दंगाइयों से मुकाबला करने के लिए, कुख्यात अपराधियों से मुकाबला करने के लिए बुलडोजर ही एक बड़ा हथियार बन गया है और इसका उपयोग जिस तरीके से हो रहा है वो बिल्कुल उचित है? देखिए हमारा देश, हमारा आपराधिक न्याय प्रशासन दंड प्रक्रिया संहिता से संचालित और नियंत्रित होता है। दंड प्रक्रिया संहिता में साफ साफ है, जब तक किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी नहीं बताया जाएगा उसको निर्दोष माना जाएगा। इस निर्दोषता की अवधारणा पर हमारा पूरा पूरा आपराधिक न्यायशास्त्र आधारित है। हम अपने, ये कौन तय करता है कि ये दोषी है? ये कौन तय कर लेता है कि इसने कब्जा किया है? ये कौन तय कर लेता है कि इसने इसकी हत्या की है? ये तो अदालत तय करेगी ना। अदालत, सरकार के पास इतना विकल्प है कि वो अदालतों में मूलभूत सुविधा बढ़ा दे, जजेस बढ़ा दे। जो फैसला 10 साल में हो रहा है वो फैसला 10 दिन में हो जाए, 20 दिन में हो जाए, और वो दोषी पाया जाए उसको सजा दी जाए, उसको फांसी दे दी जाए। लेकिन बिना दोषी पाए, बिना पूरी प्रक्रियागत नियमों का पालन किए बिना यदि कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से वो अलोकतांत्रिक है, मनमानी है, और उसको नहीं, उसकी अनुमति लोकतांत्रिक गणराज्य में नहीं दी जा सकती। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जैसे देखिए हम लोगों को आपातकाल में, मैं भी आपातकाल का वो हूँ, मुझे मालूम है, हमको आपातकाल में पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने में हमको आरोप लगाया कि हम रायपुरवा जो अफीम कोटी के पास एक जगह है वहां डाकखाना हुआ करता था, अभी भी शायद है, उस डाकखाने में हम आग लगाने जा रहे थे। मैं कच्चावाड़ा का विद्यार्थी था, वो आरोप मेरे पर लगा दिया गया। लेकिन वो जो मनमानी आपातकाल में की जा रही थी ना, उस मनमानी का परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी का पतन, कांग्रेस के पतन होने से चालू हुआ है, शुरुआत है वो। आज के सत्ताधारी दल के नेताओं को सोचना चाहिए, मनमानी आम जनता बर्दाश्त नहीं करती। आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से करो जो आपकी बात है। और जल्दबाजी में हम आज ही किसी को बर्बाद कर देंगे, इस तरह की प्रवृत्ति सत्ता में बैठे लोगों के लिए उचित नहीं होती। जो व्यक्ति दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए, कहीं से उसको याद नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम भारत के नागरिकों के प्रति एक समान व्यवहार रखना भी हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता का पालन यदि कोई नहीं करता तो जिस पद पर बैठा है वो उस शपथ का उल्लंघन कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बात और कहेगी कि 1731 अवैध बस्तियां हैं दिल्ली में और उनमें 50 लाख लोग रहते हैं। यह भी कहा गया कि आपको इन बस्तियों में सिर्फ एक ही बस्ती क्यों दिखाई दी? इसलिए दिखाई दी कि वहां पर हिंसा हो गई, पत्थर चले, तो आप सबक सिखाने के लिए बुलडोजर को वहां पर लेकर के चले गए। आपने उन बस्तियों पर क्यों नहीं ध्यान दिया? नंबर एक। फिर आपको साउथ दिल्ली में 5 इलाकों में भी तो इस तरीके के अवैध निर्माण, अवैध कब्जे सब कुछ है, वहां पर आपका बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्या माना जाए कि फिर वही बात है कि अगर उपद्रवियों को अंकुश में रखना है तो आप उनके सामने बुलडोजर ला के खड़ा कर दो? देखिए 1731 बस्तियां हैं
जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं सही हूँ कि पिछली जब सरकार के दौरान, मतलब यही सरकार पिछले कार्यकाल के दौरान हरदीप पुरी मंत्री थे, वही अभी भी है वो। उन्होंने संसद ने वादा किया था इन कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। सवाल ये 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की बात सरकार ने संसद मानी थी, तो उस 1731 में किसी एक कॉलोनी का बुलडोजर चला देना, ये कहाँ का न्याय संगत है? वही वो एक पॉलिसी है आपकी, 1731 कॉलोनियों को हम नियमित करने वाले हैं जी। तो वहां जो रह रहा है ये बाकायदा है, ये हिंदू नहीं है। और ये कहा गया, और अरविंद केजरीवाल के चुनाव के पहले ये बात बहुत तेजी के साथ उठाई गई थी और बीजेपी ने इसको उठाया था, ताकि ये भी कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक स्टंट है वोट लेने के लिए। तो उस समय आपने तो ये निर्णय दिया और एक बस्ती को कैसे गिराने चले गए? ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। आप देखिए, जहां तक एक चीज मैं आपको और बताऊं, उसमें ये भी बात कही जा रही है ना कि वो आवासीय क्षेत्र और व्यवसाय गतिविधियां चल रही है। एक बात समझिए, जहां गरीब आदमी रहता है, जैसे अपने कानपुर में आप देख लीजिए, जब से फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, तो जो व्यक्ति जिस घर में रह रहा था, उसे अपनी दुकान, छोटी दुकान खोल ली, परचून की दुकान खोल ली, बिल्कुल उस व्यक्ति का वो जीवन यापन का एकमात्र विकल्प है, वो आवासीय नहीं है। और इस तरह के जो काम होते हैं, जो काम होते हैं, इनको कुटीर उद्योग की श्रेणी में माना जाता है। कुटीर उद्योग घरों में, आवासीय बस्ती में चल सकते हैं, ये सरकार की पॉलिसी में है, सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसलिए इन सब चीजों पर विचार किया जाना चाहिए, और यदि विचार नहीं किया जा रहा है तो ये अधिकारियों की मनमानी है। इसमें किसी तरीके से भी अधिकारी निर्दोष नहीं है। और जब ये मनमानापन किया जाता है, देखिए हमने वो डीएम देखे हैं, जो नियम के विरुद्ध काम हो रहा हो तो तुरंत डांट देते हैं। के भगत साहब डीएम थे, हाँ। जेके जूट मिल में एक व्यक्ति मृत्यु हो गई, वो उसको 10,000 रुपए देना चाहते थे, वो वहां खड़े थे, उन्होंने आरसी अग्रवाल एक अफसर होते थे उनके यहाँ, उनसे कहा मिस्टर अग्रवाल 1 लाख से कम में मामला नहीं बनेगा, ये मैं कह रहा हूँ। एक व्यक्ति जीवन चला गया, आप उसे मजाक में, गलती आपकी इसमें, मशीन में जो चीजें आपको सुरक्षा करनी चाहिए वो आपने नहीं किए। ऐसे डीएम अब नहीं दिखते, दुर्भाग्य ये है। मजदूर में तो ज्यादा डीएम ने बात कही और उनको देना पड़ा। आज जो डीएम है ना, डीएम किसी मंत्री विशेष का कर्मचारी नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी भारत को चलाने की शपथ लेता है। वो किसी से गवर्न नहीं होता, वो केवल संवैधानिक कानून कायदों से गवर्न होता है। सरकार को अधिकार है एक प्रक्रिया बनाने का, एक नीति बनाने का। नीति के इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार केवल और केवल जिलाधिकारी को प्राप्त है। जिलाधिकारी को चाहिए कि वो उसी स्पिरिट, उसी भावना से उस काम को आगे बढ़ाए, वो उसको लागू करे जिस भावना स्पिरिट से संसद ने या विधानसभा ने या किसी निगम ने उस कानून को पारित किया है। उनके अंदर जो सदस्य बैठे थे, उनकी भावनाओं को समझ करके उसको उसके अनुसार काम करें। ये जो तरीके हैं कि हम मनमाने तरीके, हमने नोटिस दे दी, आज एक कोई नेताजी बोल रहे थे कि मैंने नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारत में किसी को भी हटाने के लिए नोटिस की आवश्यकता है। इस बात को अगर कोई इंकार करता है तो निश्चित रूप से वो विधिक प्रक्रिया की जो जानकारी नहीं है या उसने मान लिया है उसका कहा ही कानून है, विधिक प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक चीज अभी आप कह रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा जहांगीरपुरी की एक कहानी भी बता दूं, जो आज प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार इंदिरा गांधी ने 1975 में ये निर्णय लिया कि हमको अपनी राजधानी दिल्ली को सजाना और संवारना है, और इसकी उन्होंने जिम्मेदारी संजय गांधी को दे दी और उनकी कंपनी को दे दी। उस समय ये हुआ ये कि मिंटो ब्रिज, चाणक्यपुरी जैसे कुछ इलाकों में जो झोपड़ी बस्ती थी, इनको वहां से हटा करके जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी में ले जाया गया। इन जो झोपड़ियों में प्रवासी मजदूर, मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ के लोग रहते थे जो अपनी रोटी रोजी कमाते थे, तो इनको वहां पर शिफ्ट किया गया। जैसे कानपुर में आपको अभी जिक्र किया कि 80 में इनक्रोचमेंट अभियान चलाया गया तो शिफ्ट किया गया, ऐसे उनको वहां पर शिफ्ट किया गया। और शिफ्ट ही नहीं किया गया,
बल्कि उनको 22.5 वर्ग मीटर का प्लाट दिया गया। आप यहाँ रहिए, अपना काम करिए। वहां पर उनको प्लाट बाकायदे आवंटित किए गए। इसके बाद कहीं कहीं पर कॉलोनियां बना दी गई, जहां पर लोग रहे, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रहे। आज जहांगीरपुरी की स्थिति है कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर लोग कचरा बीनते हैं, कुछ लोग मछली पालन का काम करते हैं। तो अगर सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था की थी कि उनको प्लाट देना, उनको रिहेबिलिट करना, सब कुछ करना, तो क्या ऐसी दशा में इंक्रोचमेंट के अभियान को चला करके उनको तहस नहस करना ठीक है? ये इंक्रोचमेंट है ही नहीं भाई। जिस बस्ती को सरकार ने खुद बसाया, और बसाया नहीं, पुनर्वास के लिए बसाया, पुनर्वास के लिए, उस पुनर्वास कार्यक्रम, यदि आपको लगता है कि अब ये बस्ती यहाँ पर जो बनी हुई है इससे दिल्ली का स्वरूप बिगड़ रहा है, तो आप उन लोगों को भाई जो ये प्लाट को आपने यहाँ दिए थे, उनको जाके किसी और जगह उनको घर दे दो, आप वो वहां जाकर रहने लगेंगे। लेकिन उन घरों पर उनके रहने के दौरान बुलडोजर चलाना न्याय संगत नहीं है। अच्छा, मान लीजिए अगर उन्होंने थोड़ा बहुत इंक्रोच कर लिया, मान लीजिए एक बार हम मान लेते हैं कि अपनी दुकान को बढ़ा लिया, थोड़ा सा ये कर लिया अपनी दुकान, जैसे कि एक वहाँ पर जूस वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरा भी तोड़ दिया गया, वो तो मुआवजा मांगने भी चले गए सुप्रीम कोर्ट, जो इस तरीके के। तो क्या इस तरीके के इंक्रोचमेंट को तो सामान्य रूप से हटाया जा सकता था कि उसके लिए भी बुलडोजर लाना जरूरी था? आपको मैं घटना और चीज में पुरानी घटना याद दिलाऊं जी। ये जो श्रमिक बस्तियां हैं कानपुर में, यहाँ पर सब लोगों ने कुछ ना कुछ बना रखा है, बना रखा है। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी का कोई फरमान आया था, और सभी लोगों ने स्वेच्छा से अपने वो सभी जो अवैध निर्माण थे वो तोड़ दिए, गिरा दिए थे। बाद फिर बन गए हैं, गिरा दिए थे। अब तो बहुत अच्छे अच्छे मकान भी बन गए। इसलिए जब आप किसी को नोटिस देंगे, शासन चलता है धमक से, ये शासन कह रहा है कि नहीं अवैध निर्माण नहीं होगा, तो नहीं होगा। लेकिन सवाल क्या है कि अपने भारत में जब मैं कानपुर कोर्ट देखूं तो 90% मकान में कोई ना कोई अवैध निर्माण है। 90% मकानों में, 1-2% में नहीं है। और वो जो अवैध निर्माण है वो इस शहर के बड़े चढ़े हुए लोग हैं, वही शहर चला रहे हैं, वही शहर के प्रभावशाली लोग हैं। पहले उनका गिरा दो, अब यहाँ तो ठीक हो जाएगा। थाना काकादेव अतिक्रमण करके बनाया गया है, सिंचाई विभाग, नहर विभाग की जमीन है, नहर विभाग की जमीन है, वो वहां बना हुआ है। और वो पूरी पट्टी जेके मंदिर के पास से लेकर और जोगी टाकिस तक, आप देखिए उसको कितने लोगों कब्जा कर लिया है। और वो सभी अतिक्रमणकारी शहर के बहुत रईस लोग हैं। अगर ऐसे लोगों को गिरा दिया जाए तो हमारे ऐसे जो कुछ चिरकुट टाइप के लोग हैं वो अपने आप को बनाए होंगे तो तुरंत उसको वो कर देंगे, उन्हें गिरा लेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए जो आम आदमी है, आम आदमी भारत का, वो कानून का पालन करना चाहता है, कानून का पालन करता है। जितना भी नियम विरुद्ध काम होते हैं उसकी शुरुआत कोई ना कोई अरबपति करता है, हम उसका अनुकरण करते हैं। हमारा निवेदन सरकार से है कि इन अरबपतियों पर अंकुश लगाओ। अपने आप हम लोग ठीक, हम तो लोग ठीक रहते ही रहते हैं। हमारे पास है क्या, सुबह से शाम हम 2 जून का खाना मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, सोने को सब मिल जाए, हमारी अपेक्षा पूरी हो जाती हैं। हमको ना तो किसी कोई भी सरकार हो, हमें उससे परमिट नहीं लेना, हमें कोई ठेका नहीं लेना। हमारी अपेक्षाएं कितनी सीमित हैं, और उन सीमित अपेक्षाओं में यदि हम कहीं रह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यार हमारा घर मत गिराओ भैया, और गिरा ही रहे तो हमको बता दो पहले, 10 दिन पहले, भैया मैं इसे गिराऊंगा। तो कम से कम जो गृहस्थी हमने 20-25 साल में बनाई है उसको डिस्टर्ब ना हो। आज वो मैंने एक सीन देखा था, एक बच्चा गुल्लक के पैसे गिन रहा है, देख के आप तब ना करिए, उस बच्चे के दिमाग में जो इसका असर पड़ेगा ना वो कितना घातक होगा। बिल्कुल सही। एक बच्चा मतलब क्या क्या है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक मार्मिक हादसा है। मुझे लगता है जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक कारणों से को भुलाकर मार्मिक तरीके से संवेदनशील होकर के इन चीजों को विचार करना चाहिए कि किसी को भी उसके घर से हटाने के पहले उसको नोटिस दीजिए, उसको नहीं और काम कीजिए, तो व्यक्ति को कष्ट कम होगा। ठीक बात। शर्मा जी, मुझे ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो
अब तक विषय आए हैं। नंबर 1 कि अवैधानिक रूप से इनक्रोचमेंट अभियान चलाया गया, लोगों की को सूचनाएं नहीं दी गई, अन्याय हुआ और मुआवजा तक की मांग की गई है, और इसमें दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया गया है, म्युनिसिपल बोर्ड को भी कटघरे में खड़ा किया गया है, पुलिस को भी किया गया है, दिल्ली सरकार को। क्या फैसला दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? कहां कहां तक उसकी पहुंच होगी? अगर मान लीजिए एक बार ये भी हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कि हाँ भाई, अगर हम यही मान लेते हैं कि ये टारगेटेड नहीं है, खाली इनक्रोचमेंट अभियान है, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं, तो अगर यही मान लेते हैं और उसमें समान प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, तो कोर्ट क्या फैसला दे सकती है? देखिए, टारगेटेड है या नहीं ये विवाद का विषय है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट केवल इतनी टिप्पणी करेगा कि भारत के नागरिकों को हटाया जा रहा है। वो नागरिक कौन है, किस जात या धर्म के हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। उन नागरिकों की रक्षा करेगा और सुप्रीम कोर्ट हर हाल में ये कहेगा किसी भी व्यक्ति को उसके अध्यासन से बेदखल करने के लिए, बेदखल करने के पूर्व उसको नियमानुसार नोटिस दी जाए, गुण दोष के आधार पर उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए, और उसके बाद यदि उसका अध्यासन अवैध पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसको हटाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि बिना नोटिस दिए आप जाइए और किसी घर का दीजिए। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रात को बिना नोटिस, कई जजमेंट है कि ये बेदखली कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके कोई नियम कायदे बने हुए, इस्टेब्लिश लॉ है, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट दोबारा फिर दोहरा देगा। ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जो टारगेटेड का जो आरोप लग रहा है, इस पर वो कुछ नहीं बोलेगा। टारगेटेड कुछ नहीं कहेगा। हाँ। देखिए, ये जो टारगेटेड है या नहीं है, हाँ। ये कई बार राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा बन जाता है। जी जी। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर हाथ नहीं लगाएगा, हाँ। और लगाना भी नहीं चाहिए उसको। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो टूट फूट हो गई है, क्या इसको भी बनाने का आदेश कर सकता है? जैसा कि मुझे मालूम है कि मुंबई में ऐसे आदेश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये जिस स्थिति में थे उस स्थिति में घरों को बनाया जाए। जी, आप देखिए जो एनआरसी वाला मामला चला था लखनऊ में, जी जी, हाँ, लोगों की कुछ चीजें जब्त कर ली गई, कुछ कर लिया गया था। हाँ, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबका कहा वापस करो, और वो सरकार वापस कर रही है, लोगों से ले लिया था। जी जी। सुप्रीम कोर्ट तो जो संवैधानिक तंत्र है, जो विधिक प्रक्रिया है, उसका अनुपालन कराएगी, वो उसकी प्रतिबद्धता है। और भारत के आम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, उसी लिए है भी वो। ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट हम सबके मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये हर हालत में करेगी कि किसी की व्यक्ति के साथ अन्याय न होने पाए, विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी को भी कहीं से बेदखल न किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से कहेगी। अच्छा, मुआवजा भी देगी? मुआवजा दे सकती बिल्कुल। जो नुकसान हुआ लोगों का, हाँ। वो अगर मुआवजा देगी तभी तो ये जो अधिकारी हैं इनमें चेतना आएगी कि भविष्य में इस तरह की गलतियां करने के पहले, देखिए एक तो क्या होता है हमारे यहाँ कि जिम्मेदारी चिन्हित नहीं हो पाती। ये किसकी लापरवाही, किसकी मनमानी, किसकी जल्दबाजी में हुआ। अगर ये जिम्मेदारी चिन्हित हो जाए तो निश्चित, और वो जिम्मेदारी चिन्हित होने के बाद उसको दंडित किया जाए तो निश्चित रूप से सुधार अपने आप हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि इसमें बाकायदे अधिकारियों की गलती हुई है, उन्होंने इलीगल काम किया है, तो उनको डायरेक्ट दोषी ठहरा सकती है, दंडित कर सकती है, या फिर सरकार से कह सकती है कि आप एक कोई जांच कमेटी बनाइए, इनके देखिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी मानकर उनके ऊपर जुर्माने का आदेश कर सकती है, और ये भी कह सकती है कि ये संबंधित अधिकारी जुर्माने की राशि अपनी निजी खाते से अदा करेंगे, सरकारी खाते से अदा नहीं करेंगे। और ऐसा आदेश होना भी चाहिए। मैं मानता हूं कि निजी जब उनकी निजी सैलरी से पैसा काटा जाएगा तब निश्चित रूप से मनमानी करने के पहले वो 2000 बात सोचेंगे। अरे मैंने आपको अभी किस्सा बताया था, थानापन की किस्सा है कि एक यहाँ पर वो थे MLA अक्षय त्रिपाठी, उनसे किसी का झगड़ा होता है। हाँ, नगर निगम में झगड़ा होता है।
फोटो खींची हुई है नगर निगम के अफसरों ने, वो सब फोटो ली है, और उस फोटो में जो उन्होंने थाने में दी है उसमें जिसे झगड़ा हो रहा है उसकी फोटो लगी है। लेकिन पनकी पुलिस ने किसी और को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, वो 1 हफ्ते जेल में रहा, जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था, सरकारी फैक्ट्री थी, वहां से सस्पेंड कर दिया गया और उसका कोई दोष नहीं है। अब ये है मतलब ये मनमानी तो है ना, अब दरवाजे के खिलाफ एक्शन हो जाए। एक केस और मेरे पास आया था, उसमें क्या था कि वो ये जो नहीं पंडित होटल वाले विजय पांडे जी के बड़े भाई, उनकी डेथ तो पहले हो गई थी और दरोगा जी ने उनका बयान लिख के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी और वो थे ही नहीं दुनिया में। तो ये जो मनमानी को रोकने के लिए जब तक पर्सनल ताकत से पैसे अदा करने का आदेश नहीं होगा, जुर्माना आदेश, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। अरे एक इसमें दूसरी याचिका भी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि यूपी, एमपी और बिहार, उत्तराखंड में जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है जरा सी बात में, जरा सा अपराधों के मामले में, इस पर भी रोक लगाई, इस पर भी सुनवाई हो। क्या कोर्ट इस पर अलग से सुनेगी? क्योंकि अभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये जो पहली वाली रिट है, हाँ, इसी में कंप्रहेंसिव आदेश करेगी एक। अच्छा, उसको दूसरे वाली रिट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता, या नहीं कहना चाहिए उसे कि सबको रोक दिया जाए। हाँ, तो उनको नहीं कहा, उसने मना कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, करना नहीं चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल ने आज कहा कि पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी, तो मना कर दिया। वो कहा ये नहीं होगा, फिर तो आक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ा जाएगा, वो भी ठीक नहीं है ना भाई। देखिए नियमानुसार काम होगा तो कुछ ऐसा नहीं सब गलत हो रहा है, कहीं कुछ चीजें सही भी हो रही हैं, उनको नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ एक मजबूत आदेश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये कि आपत्ति लोगों को सिर्फ इस बात पे है कि अगर हम कायदे में एक सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, हमने बड़े अवैध निर्माण कर लिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम जरा भी बात में कोई आरोपी हो जाते हैं या सरकार के खिलाफ हम कुछ हो जाते हैं तो हमारा फिर वो तोड़ दिया जाएगा। लोगों को तो दिक्कत इस बात पे हो रही है। लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है जी? भारत के हर नागरिक को दिक्कत हो रही है। वही मैं कह रहा हूं, वही मेरा सवाल। भारत के लोग, हमारा देश किसी व्यक्ति का देश नहीं है, हम भारत के लोग इसके मालिक हैं और हम भारत के लोगों को सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। हाँ। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, यदि हमने किसी भी सरकार का, किसी भी नेता का शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से संवैधानिक प्रतिज्ञा के तहत हमने विरोध किया है तो उसके लिए हमें दंडित नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौलिक अधिकार है और हम उस अधिकार का सम्मान सरकार भी करे, सबको करना होगा। अरे कौन कौन ऐसा नेता है जिसने अपनी जिंदगी में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हो, ना भाग लिया हो? तो ये तो मतलब प्रतिज्ञा का पार्ट है, उसमें उसका घर गिरा दिया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, जैसे मान लीजिए आज का तुम्हारी घटना आपको सुनाऊं जी। एक बार डॉक्टर लोहिया ने वो सिंचाई को लेकर मूवमेंट किया था, उनमें कल्पनाथ राय भी नेताजी वो बड़े, उनका दिया गया जमाने में, होता रहा है युग में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुआवजा दिलाया था और सब कुछ कहा था किसी करना पड़ेगा। ये सब प्रक्रिया देखिए आज से नहीं, अधिकारियों को मनमानी या सरकारी मंत्रियों की मनमानी ये हर युग में होती आई है। सुप्रीम कोर्ट उसमें अंकुश लगाता रहा है और आज जो हो रहा है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगाएगा, ये हम सबको विश्वास रखना चाहिए। नहीं, जैसे आज ही था कि शाहजहांपुर में एक पूर्व में जो पहले बीजेपी में थे, अब वो सपा में आ गए, आज उनका अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले ये चर्चा आई कि एक सपा के विधायक थे, उन्होंने एक अपने नेता पर थोड़ी सी अशोभनीय टिप्पणी कर दी, उस आधार पर उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। ये कहा गया कि साहब ये जो है पेट्रोल पंप है ये नक्शे के विपरीत बना हुआ है। सवाल केवल मेरा ये है कि क्या इस तरीके के मामलों में भी नोटिस दी जाती है और या बिना नोटिस को केडीए ने या एलडीए ने जो फैसला ले लिया, भाई आप तो हमारी जमीन पर है, हम जाके तोड़े दे रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जी, वो चर्चित आदेश है, वो लागू नहीं हो पाता है जी। आदेश ये है कि यदि किसी का अवैध अतिक्रमण है जी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई स्टे भी कर रखा है तो नगर निगम के अधिकारी उस स्टे के बाद उसको गिरा देंगे। अच्छा, ये जो हमारे बड़े राजनेता हैं जो कल भाजपा में थे, आज सपा में, आज सपा में कल भाजपा में है,
देखो है क्या कि इन सब लोगों ने मनमानी में खूब की है, जिसका जो मनवा बनाया है अब आज गिर रहा है, तो ठीक है वो गिर रहा है राजनीतिक कारणों से, लेकिन मित्र तुमने बनाया तो गलत था ना वो, तो क्यों गलत बनाया था? आप याद कीजिए अपने कानपुर में एक विधायक थे, उनका आजाद नगर में घर था, और वो एक आ गए थे, उन्होंने कहा गिराया जाएगा एडीए के, वो बड़ा नवेला हुआ था गिरेगा, लेकिन वो नहीं भी गिरा, लेकिन विधायक जी समझदार थे, उन्होंने अपना वो घर बेच दिया, अब वहां कोई और रहता है, अब गिरेगा तो वो बेचारा झेलेगा। ये घटना है, कानपुर की घटना है। बिल्कुल मुझे मालूम है। तो भाई गलत क्यों बना रहे हो नेताजी? तुमको जो मैंने पहले कहा कि ये जो शहर के अरबपति लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, सभी अवैधानिक काम ये शुरुआत करते हैं, ये कर देते हैं तो चार हम लोग भी कर लेते हैं। अब हमको तो तुम गिरा देते हो, उनको नहीं गिराते हो। सबसे पहला काम करो, उनका घर गिरा दो, हम खुद गिरा लेंगे अपना। हम इतना भयभीत हो जाएंगे कि अपना घर खुद हम गिरा लेंगे। तो इन लोगों को नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए जरूरत तो नोटिस की हर चीज में है। हाँ। अगर यदि कोई निर्माण पिछले 10 वर्षों से बना हुआ है, हाँ। इसका मतलब है संबंधित अधिकारियों की सहमति और जानकारी में निर्माण हुआ था। जिन अधिकारियों ने उसको बनाते समय लगातार 10 वर्षों तक उसको अनवरत बनाए रखते समय मौन धारण कर रखा था, पहले उन अधिकारियों की भी जांच कराई जाए और उन्हें दंडित किया जाए। वो बना है, गलत बना है, सही है, वो तो गिराया जा सकता है, लेकिन किन लोगों ने उसे बनवाने में मदद की वो भी तो वहां दोषी पाए गए। आज तक तो ऐसा तो किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं हुआ ना। यही तो दुर्भाग्य हमारे देश का। जी नहीं हुआ एक आदमी अपवाद हो गया होगा, लेकिन एक थे, उन्होंने राज्य सरकार को गलत सलाह दे दी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि तुमको वहां इसलिए बैठाया गया है कि आप सरकार को सही सलाह दें, और आपने गलत किया है, तो उनको 1 लाख का जुर्माना हुआ था, और बाद अपनी सैलरी से आप जमा करेंगे। यही अभी घटना है 4-5 साल पहले मायावती राज्य में, मुझे मालूम है, 1 लाख का जुर्माना उनको देना पड़ा। ऐसा नहीं देखिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक और हमारी समस्या क्या है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करता है वो दुर्भाग्य से अधीनस्थ न्यायालयों की चौखट पर आते आते दम तोड़ देते हैं, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों में जो अधिकारी है ना वो भी उस स्पीड से काम नहीं करना चाहते। वो कई बार अपनी लापरवाही में, कई बार गैर जानकारी में, कई बार किसी मामलों में चीजों को आगे बढ़ा देते हैं, और उससे मनोबल बढ़ता है। यदि हर स्तर पर सरकारी जो आदेश हैं उसकी न्यायिक समीक्षा हो तो निश्चित रूप से सुधार होगा, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और भी है कि इसका एक गलत मैसेज भी तो जाता है। मान लीजिए हम विरोधी पार्टी में हैं और अब ज्यादा हम एक्टिव होते हैं तो हमारा अवैध निर्माण गिरा दिया जाएगा, तो फिर हमारे मन में खौफ भी पैदा होगा, ये हो भैया हम भी सत्ता के साथ जुड़ जाए, एक झंडा अपना लगा लें और फिर हम अपना क्षेत्र बचा लें। तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ। देखिए यदि हम विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं तो हमको सच बात कहने के लिए बड़े से बड़े दंड को झेलने को तैयार रहना चाहिए। आप झेलेंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूं ना। हम मतलब जो व्यापारी है, देखिए बनारस में कई घटनाएं रोज होती हैं। अपने कानपुर में जहाँ वो थाना मूलगंज बना ना, यहाँ डॉक्टर विक्टोरिया की मूर्ति हुआ करती थी, एनके नायर वकील साहब थे, उन्होंने उस मूर्ति को तोड़ दिया, पुलिस ने बहुत मारा, 6 महीने जेल में रहे वो, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी ना जब वो छोड़े गए कि मूर्ति को तोड़ना अपराध नहीं है। केंद्र सरकार ने माना कि यार ये जो 1857 की जो हमारा गुलामी के प्रतीक है इनको हटाया जाएगा। तो देखिए जब आप परिवर्तन के लिए लड़ने जाते हैं तो आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने तैयार रहना चाहिए। नहीं, ये तो आप उन लोगों को कह रहे हैं जो नेता लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सिद्धांतवादी वो कर रहे हैं। मैं एक आम व्यापारी की बात कर रहा हूं जो बेचारा काम करता है, एक आम जो है उद्यमी की बात कर रहा हूं जो ये करता है, तो सोचता है कि भैया सत्ता के मैं पास रहो तो कम से कम इन बातों से तो बचे रहेंगे, और इसीलिए वो लोग नेतागिरी भी करते हैं और पार्टियों में ज्वाइन भी कर लेते हैं जाकर के। जो लोग राजनीति में कुछ पाने के लिए आते हैं निश्चित रूप से उनको सत्ता दल के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन जो लोग राजनीति में परिवर्तन के लिए आते हैं, एक लक्ष्य के लिए आते हैं, विचार के लिए आते हैं, उनको सत्ता से कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कभी पड़ेगी। एक बात और भी है कि ये बात भी आती है, जैसे आप लोग कहते हैं कि इनको हटाना है तो पहले नोटिस दो, लेकिन अगर हम
आपको नोटिस दे दे तो आपके पास एक ये हो जाएगा सबूत, और आप उसके द्वारा कोर्ट में जाकर के स्टे ले आएंगे, तो उस जगह तो फिर सरकार प्रशासन की नीति फेल हो जाएगी। हमको भी तो होता है। हमको न्यायपालिका पर यह विश्वास रखना चाहिए जी, जो हमारे कि न्यायपालिका कभी किसी ऐसे व्यक्ति को स्टे नहीं देगी जो वास्तव में इलीगल है। उसको स्टे देने के पहले संबंधित न्यायिक अधिकारी निश्चित रूप से देखते हैं कि इसका केस और सुविधा का संतुलन इसके पक्ष में है या नहीं। यदि सुविधा का संतुलन और उसका केस मजबूत नहीं होता तो स्टे नहीं मिलता, इतना आसान नहीं स्टे मिल जाना। और यदि स्टे मिल रहा है तो सरकारी अधिकारियों को तुरंत सूचना मिल जाती है, उन्हें जाएं उसको स्टे पकड़ के लिए कार्रवाई करें। तो सोते को रहते हैं ये लोग। अरे अब मैं कितने किस्से सुना दूं जिसमें स्टे चल रहा है 10-10 साल से और अधिकारी मौन बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और कोई उनसे कहे यार ये कर लो तो नाराज हो जाते हैं। उसको मैं कहता हूँ कि रिसिया जाते हैं उस व्यक्ति से कि हमको ज्ञान दे रहा है। तो वो कमी है इन चीजों पे। ये सब कमियां हैं सिस्टम, हमारा प्रोसीजर है, उसकी सिस्टम की गलती है। और हमें सिस्टम को सुधारने के लिए, देखिए सरकार किसी की भी आए, कोई मुख्यमंत्री बने कोई मंत्री बने, सब हमारे बीच से जाते हैं। इनको भी सिस्टम की कमियों का ज्ञान होता है। कहीं न कहीं कभी न कभी इन्होंने भी सिस्टम के दुष्परिणाम भोगे होते हैं। तो इसलिए हम अगर कोई सही बात कहने जा रहे हैं तो मानी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मानी जाएगी। और एक बात और बताओ, आपको कमी कहाँ आ गई है। एक कानपुर में मुसानगर को बनना था टाउन एरिया, अधिकारी बनने नहीं दे रहे थे। गणेश पाटिल श्रम मंत्री थे, वो थे स्वास्थ्य शासन मंत्री, उन्होंने फाइल मंगाई और सचिव बोला ये उनका फाइल लग दो जाओ। जब चला गया उन्होंने उसमें लिखा मैं गणेश पाटिल स्वास्थ्य शासन मंत्री नगर पालिका अधिनियम की धारा इतने इतने के तहत का जवाब प्रयोग करते हुए मुसानगर टाउन में घोषित करता हूँ, और साइंस होगा बुधवार घोषित हो गई। अब क्योंकि गणेश पाटिल को पता था नगर महापालिका अधिनियम की धारा कौन सी है, हमारे क्या अधिकार हैं। आज बहुत से मंत्री सांसद विधायक, क्षमा करें वो लोग हमको, कि उनको पता ही नहीं है कि भाजपा में क्यों है, कांग्रेस में क्यों नहीं, सपा में क्यों नहीं। वो इसलिए क्यों वहां को बेहतर रिटर्न के लिए जब आप दल में शामिल होते हैं तो अपने मंत्री बन जाते हैं। तो आपके राज्य में ऐसा ही होगा फिर। ठीक बात है। कौशल किशोर जी, मैं अंत में एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने देखा होगा बुलडोजर को लेकर बड़ी चर्चा चुनाव में मुद्दा बना। ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा ये हथियार है। यहाँ तक ये हुआ कि बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मॉडल, और हमारे यूपी का ये बुलडोजर जो है एमपी भी चला गया, उत्तराखंड भी चला गया, बिहार भी चला गया। क्या आप ये मानते हैं कि वर्तमान हालात में अपराधियों से निपटने के लिए बुलडोजर सबसे बड़ा हथियार है? मैं बुलडोजर संस्कृति का हर हाल में विरोध करता हूं और इसको मैं प्रशासनिक विफलता मानता हूं। हम किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने ले जा करके उसको दोषी ठहराने की कोशिश करें, और ये जो ये बात है ना कि हम नाराज हो गए गिरा दिया, इस संस्कृति का विरोध करना चाहिए। देखिए एक दौर आया था, एनकाउंटर्स हो रहे थे और फर्जी एनकाउंटर्स में बहुत लोग मारे गए। आज समझ में आ रहा है कि एनकाउंटर्स गलत थे वो, अब चर्चा होती है उसकी। बिहार में भागलपुर कांड हुआ, लोगों की आंखें फोड़ दी गई थी उसमें। अब इस तरह की चीजें कभी किसी राज्य में सही नहीं थी, तो आज इस राज्य में भी सही नहीं है। मैं उन चीजों का विरोध करता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी सरकार को, किसी भी मंत्री को जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्य करना चाहिए। देखिए अपने देश से नियम और भी है, पूरा न्याय शास्त्र कहता है कि एक निर्दोष तो सजा न होने पाए, चाहे 100 दोषी छूट जाएं। हम उस कंसेप्ट के लोग हैं, हम भारत के लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक किसी की शिकायत पर, एक मान लीजिए मैंने एक अपराध किया, आज हमारा घर गिरा दिया, हमारी पत्नी हमारे बच्चे, उनने कौन सा अपराध किया है? हो सकता हो जो मैं अपराध करने जा रहा था हमारी पत्नी हमसे लड़ रही हो कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो वो जो हमारे पास एक बेजर था घर में हमारे, आपने उसको भी सता दिया ना, उसका तो दोस्त थोड़ी है कोई। ठीक बात है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो अपराध कर रहा है उसको दंडित किए जाने की जरूरत है।
उस समाज को, उस परिवार को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है और ये कानूनन भी गलत है, इसलिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, आपने आज बहुत धन्यवाद, बहुत विस्तृत ढंग से आपने चर्चा की, विचार किए और निश्चित रूप से इलीगल कार नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कानून का राज है और अगर कानून का राज का हम ही मखौल उड़ाएंगे, उसका सिस्टम हम ही तोड़ेंगे, हम ही उसका पालन नहीं करेंगे, न्याय प्रक्रिया की अनदेखी करेंगे, तो निश्चित रूप से हालात तो फिर बिगड़ेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।